Assalamu alaikum dear students, welcome to Knowledge of Biology. I am your instructor Sayyeda Maria. सो हम स्टार्ट करते हैं जी कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सिलिटी प्रोडक्ट। और इस टॉपिक में बेसिकली हम दो बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारी किडनी जो है बेसिकली इसमें दो तरह के यूरिन बनाने की सलाहियत है। लाइक फर्स्ट वन इज़ द कंसंट्रेटेड यूरिन एंड द सेकेंड वन इज़ द डायल्यूटेड यूरिन। तो हमारी किडनी बेसिकली कंसंट्रेटेड यूरिन अगर बनाती है तो वो क्यों बनाती है, और अगर डायल्यूटेड यूरिन बनाती है तो इसकी क्या वजह है। सो हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि अगर हमारी किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है तो ये काम कैसे करती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि इन द रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो हमारी बॉडी में डेफिनेटली पानी की कमी हो सकती है। लाइक अगर उस इंसान को अगर वो पानी का इस्तेमाल कम कर रहा है तो साथ में उसको जो है स्वेटिंग होती है, और कुछ पानी जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होता है, यूरिन के जरिए रिलीज होता है, साथ साथ जो हम कह सकते हैं कि फीसल मैटर रिमूवर के जरिए रिलीज होता है। तो अल्टीमेटली वो इंसान जो कि पानी का कम इस्तेमाल कर रहा है उसकी बॉडी में अल्टीमेटली पानी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। सो डेफिनेटली उसके बॉडी फ्लूइड में, उसके ब्लड में जो है वो पानी की मिकदार कम हो रही है। सो इन दैट केस अगर एक इंसान पानी का इस्तेमाल कम कर रहा है और पानी रिलीज भी हो रहा है उसकी बॉडी से, सो अल्टीमेटली उस टाइम पे किडनी का मेन फंक्शन ये होता है कि वो वाटर को कंजर्व करती है, वाटर को, मैक्सिमम वाटर को बॉडी से रिलीज होने से बचाती है। सो इन दैट केस जो है जब पानी का इस्तेमाल कम होगा, इन दैट केस जो है किडनी वाटर को जो है वो कंजर्व करेगी, और इस केस में जो यूरिन की फॉर्मेशन होगी वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। और ये जो मैकेनिज्म है यानी जिसमें यूरिन को कंसनट्रेटेड फॉर्म में बॉडी से रिलीज किया जाता है, ये बेसिकली दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनके जरिए हम इसको अकम्प्लिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, पहला मेथड है जी काउंटर करंट मल्टीप्लायर और सेकंड है जी हार्मोनल। इन दोनों मेथड के जरिए ह्यूमन किडनी जो है वो यूरिन को कंसंट्रेटेड जो है उस फॉर्म में बनाती है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इससे ऑपोजिट सिचुएशन की, जिसमें हम देखते हैं जी कि अगर एक इंसान जो है वो वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है, यानी एक्सेसिव यूज़ कर रहा है वाटर का, सो इन दैट केस क्या होगा कि हमारी बॉडी में डेफिनेटली हमारे बॉडी फ्लूइड जो है वो हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन में आ जाएंगे, हमारा ब्लड हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन में आ जाएगा। सो द एक्सेसिव वाटर जो कि ज़रूरत से ज़्यादा होगा उसको किडनी के जरिए जो है यूरिन की फॉर्म में रिलीज कर दिया जाएगा। सो इन दैट केस जो है उस इंसान में जो बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो तो उसके नॉर्मल होगा, जैसे नॉर्मल रिलीज होगा, लेकिन उसमें वाटर की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी। सो इन दैट केस बेसिकली क्या होगा कि यूरिन जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमारे लिए नाइट्रोजनस वेस्ट या सोल्यूट की मिकदार इतनी मैटर नहीं करी, बेसिकली यहाँ पे मैटर कर रहा है डायल्यूट यूरिन। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या है, चूंकि जो वाटर है वो नीड से ज़्यादा है तो बॉडी जो है उतना ही पानी रिटेन रखेगी जितना उसको ज़रूरत होगी, बाकी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यूरिन के ज़रिए रिलीज हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन की, सो बेसिकली जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है और जो डायल्यूट यूरिन होता है उनमें उसमें नॉर्मली जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम होते हैं, सिर्फ दोनों में जो डिफरेंस होता है वो पानी का होता है। सो बेसिकली जो डायल्यूट यूरिन है उसमें वॉल्यूम पानी का ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली जो डायल्यूट यूरिन होगा उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन इन केस ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार जो है वो कम होगी, क्योंकि बॉडी जो है, किडनी जो है वो मैक्सिमम पानी को रिटेन कर लेंगी। सो एट दैट केस जो है उसमें भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी तकरीबन उतना ही होगा जितना कि डायल्यूट यूरिन में था, सोल्यूट पार्टिकल्स उतने ही होंगे। सिर्फ जो वहाँ पे बेसिक डिफरेंस आएगा वो आएगा वाटर डेफिशिएंसी का, वो वाटर का होगा। सो इन केस ऑफ द हम कह सकते हैं जी कंसंट्रेटेड यूरिन, तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो कम होगा, लेकिन इन डायल्यूट यूरिन जो है वाटर का लेवल जो है, वाटर का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। साथ में हम बात करते हैं जी कि एक हार्मोन की बात करते हैं विच इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑल्दो कि हमने हार्मोन का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस करना है। सो यहाँ पर बेसिकली किया जाता है एक जो हार्मोन है विच इज़ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मैं आपको बेसिक फंक्शन बता देती हूँ। बेसिकली ये हार्मोन जो है ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी वाटर को दोबारा से किडनी में भेजता है। तो चूंकि अगर एक इंसान जो है वो एक्सेसिव यूज़ कर रहा है पानी का,
तो उसकी केस में क्या होगा कि जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसको रिलीज होने से रोका जाएगा। वो इसलिए रोका जाएगा क्योंकि बॉडी जो है वो हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन में आई हुई है। सो यहाँ पर ये जो हार्मोन है, क्योंकि वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, यानी किडनी में दोबारा भेज देता है वाटर को। सो जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव वाटर होगा तो इस हार्मोन को निकलने से रोका जाएगा, ताकि पानी जो है उसकी रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम से कम हो। So the reduction in the reabsorption causes large volume of diluted urine. So हम कह सकते हैं जब हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी फिल्ट्रेट में से वाटर की reabsorption कम करती है. So ultimately there will be a formation of the dilute urine. और mammalian kidney की एक property है including the human that it is adapted to conserve water by over 99.5% reabsorption of glomerular filtrate. So basically यहाँ पर किडनी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई गई है कि ह्यूमन किडनी जो है लाइक द मेमेलियन किडनी 99.5% जो है इससे भी ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कर सकती है ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. सो यहाँ पर एक बहुत ही इसकी एक एक्सट्रीम प्रॉपर्टी दिखाई गई है एंड दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसी. सो हम स्टार्ट करते हैं जी काउंटर करंट मल्टीप्लायर से, जिसका बेसिकली पर्पस जो होता है टू फॉर्म द कंसंट्रेटेड यूरिन. सो काउंटर करंट मल्टीप्लायर को समझने के लिए हमें बेसिकली जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है. सो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन. और अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि किडनी में कहाँ प्रेजेंट है, सो इट इज़ प्रेजेंट अलोंग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इनटू द इनर मेडुला. और जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ द हेनले है ये लार्जर होता है और हमें डायग्राम में शो हो रहा है कि ये इनर मेडुला तक पेनिट्रेट कर चुका है. अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के सराउंडिंग एरिया की, दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियम. सो हमें नेफ्रॉन के जो सराउंडिंग स्पेस दिखाई दे रही है या किडनी के अराउंड जो स्पेस होती है उसे हम इंटरस्टिशियम कहते हैं. और यहाँ पर जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. सो हम बेसिकली अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करेंगे, जिसमें हमें डायग्राम में कॉर्टिकल एरिया दिखाई दे रहा है, आउटर मेडुला दिखाई दे रहा है और इनर मेडुला शो हो रहा है. सो अगर हम यहाँ से कॉर्टेक्स से आउटर मेडुला और इनर मेडुला में जाते हैं, यानी हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है दैट इज प्रेजेंट अराउंड द नेफ्रॉन, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता जा रहा है. लाइक जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते जा रहे हैं इसका गाढ़ापन बढ़ता जा रहा है. से जैसे कि कॉर्टेक्स में जो है इर्द गिर्द का सोल्यूशन गाढ़ा होगा, लेकिन जब हम आउटर मेडुला में जाएंगे तो ये सोल्यूशन और भी गाढ़ा हो जाएगा और इनर मेडुला में ये सबसे गाढ़ा होगा. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेफ्रॉन की सराउंडिंग स्पेस है या सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर सोल्यूशन को या वहाँ पर फ्लूइड को कंसंट्रेटेड रखा जाता है जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं. सो इसकी भी हम रीज़न देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है. और साथ में हमें जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन की लूप ऑफ द हेनले की भी बात करनी है, ताकि इन दोनों की मदद से हम समझ सकेंगे कि हमारी बॉडी जो है या हमारी किडनी जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों बनाती है. क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो एक वजह से नहीं होती, देयर आर द मैनी फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व, और हम वन बाय वन सभी फैक्टर को डिस्कस करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली लूप ऑफ द हेनले से. और लूप ऑफ द हेनले के जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि दो लिम्स होते हैं. फर्स्ट लिम इज द डिसेंडिंग लिम जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें मौजूद जो फिल्ट्रेट होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा. इसका जो नेक्स्ट लिम होगा उसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम. अब इसको हम असेंडिंग लिम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फिल्ट्रेट होता है वो अपवर्ड मूव करता है. सो एक में डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड और एक में डायरेक्शन होती है अपवर्ड. अब चूंकि दोनों जो लिम्स हैं इसमें फिल्ट्रेट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द काउंटर करंट. काउंटर करंट का मतलब होता है डेट रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हम देख सकते हैं चूंकि फिल्ट्रेट जो है एक साइड पे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक साइड पे अपवर्ड मूव कर रहा है, इसी वजह से हमने कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम रखा काउंटर करंट. अब नेक्स्ट में अगर हम इनका डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम का फंक्शन देखें तो फंक्शन के एतबार से भी हमें अंदाज़ा होगा कि इसको हम काउंटर करंट क्यों कह रहे हैं. सो जब हम बात करते हैं यहाँ पर असेंडिंग लिम में, सो असेंडिंग लिम जो है बेसिकली इसकी जो वॉल्स होती हैं डेट आर परमिएबल टू आइंस, डेट आर परमिएबल टू सर्टन आइंस लाइक द सोडियम आइन एंड द क्लोराइड आइन. और इसकी जो दीवारें हैं डेट आर इम्परमिएबल टू वाटर. यानी इसका मतलब क्या होगा
कि इसमें से असेंडिंग लिम्ब में से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो ट्यूब्यूल से निकलकर इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे एक्टिवली, यानी इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को भेजा जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो गाढ़ा होता जाएगा। और ये जो इसकी दीवारें हैं दैट आर इम्परमिएबल टू वाटर, यानी वाटर जो है वो इसमें से निकल कर बाहर इंटरस्टिशियम में नहीं जा सकता। सो यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है असेंडिंग लिम्ब का, कि असेंडिंग लिम्ब जो है ये इन्वॉल्व होती है in the removal of the sodium ion or the chloride ion, लेकिन ये impermeable होती है टू वाटर, यानी वाटर जो है फिल्ट्रेट में से नहीं गुजर सकता। सो जैसे जैसे जो है हम देखते हैं कि इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है वो कंसनट्रेटेड होती जाएगी ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द सोल्यूट लाइक द सोडियम आयन और द क्लोराइड आयन। सो अब यहाँ पर जो है कंसनट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है जिसकी जो, अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है इसकी जो वॉल्स होती हैं डेट आर परमिएबल टू वाटर, यानी ये वाटर को अपने अंदर से निकलने देती है, गुजरने देती है, और वाटर जो है इन डिसेंडिंग लिम्ब से क्रॉस करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा सकता है। सो इसकी जो हम स्पेसिफिकली बात करें इसके फंक्शन के एतबार से भी डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब दोनों जो हैं वो ऑपोजिट वे में वर्क करती हैं और दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब में से सोल्यूट जो है लाइक द सोडियम एंड द क्लोराइड आयन वो निकलकर इंटरस्टिशियम स्पेस में जाएंगे, इंटरस्टिशियम में जाएंगे तो इर्द गिर्द जो है वो सोल्यूट की मिकदार बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें जो मौजूद वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगा। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जैसे ही असेंडिंग लिम्ब की सराउंडिंग इन्वायरमेंट में सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होनी शुरू हो गई, दैट एक्चुअली क्रिएट अ ड्राइविंग फोर्स, और जो कि मजबूर करेगी द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द डिसेंडिंग लिम्ब कि वो ज़्यादा तादाद में या इंक्रीज अमाउंट में जो वाटर है वो किडनी के इंटरस्टिशियम में आ जाए। सो जिसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लायर। सो यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लायर का मतलब क्या होगा, इंक्रीज होना। सो इस प्रोसेस को हम मल्टीप्लायर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे सोल्यूट की मिकदार सराउंडिंग एरिया में बढ़ती जाती है इट विल एक्ट एज ए ड्राइविंग फोर्स, और ये फोर्स करेगी वाटर को जो कि डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट में से गुजर रहा है ताकि वो ज़्यादा मिकदार में बाहर निकले, वाटर के निकलने की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। सो हम इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सो काउंटर करंट हम बेसिकली इसके लिम्ब्स के हवाले से कहते हैं, और मल्टीप्लायर का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जैसे जैसे सोल्यूट की मिकदार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है वो वाटर जो है वो पैसिवली जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब से निकलता जाएगा। लाइक वी नो दैट द वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ जो असेंडिंग लिम्ब से निकलने वाले जो सोडियम और क्लोराइड आयन है क्या यही जो है वो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को कंसंट्रेट कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बात की कि इनर मेडुला जो है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। सो अब हम देखते हैं कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को कंसंट्रेट बना रहे हैं, और एट द एंड हमें जो यूरिन मिलेगा वो बेसिकली कंसंट्रेटेड यूरिन मिलेगा। सो हम देखते हैं कि जैसे जो फिल्ट्रेट है जब असेंडिंग लिम्ब से सोडियम और क्लोराइड आयन रिमूव होंगे तो ये फिल्ट्रेट जो है इस फिल्ट्रेट में से अब पानी ज़्यादा होगा और सोल्यूट कंपैरेटिवली सोडियम एंड क्लोराइड आयन निकलने की वजह से बाकी जो सोल्यूट हैं उनकी मिकदार जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। सो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अब ये जो फिल्ट्रेट है ये मूव करता हुआ जब डिस्टिल ट्यूब्यूल में जाएगा तो यहाँ पर जो है एक हार्मोन जो है वो एक्ट करेगा, डेट विल बी दी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये बेसिकली दो जगह पे एक्ट करता है। फर्स्ट जो है इसकी लोकेशन वो होती है जी डिस्टिल ट्यूब्यूल, और सेकंड जो है इसकी लोकेशन होती है जी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या इसको हम कह सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सो यहाँ पर जो हार्मोन होगा ADH वो डिस्टिल ट्यूब्यूल में से पानी को निकालेगा और उसको किडनी इंटरस्टिशियम को वापस भेज देगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो फिल्ट्रेट होगा अब इसमें से पानी फिर से निकल गया है जिसकी वजह से ये और गाढ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जैसे ही जो हमारा फिल्ट्रेट है जब ये मूव करता हुआ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आएगा तो हम देख सकते हैं कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जो इनिशियल पोर्शन होता है इसमें से भी वाटर निकलना शुरू होगा विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन विच इज द ADH। सो यहाँ पर ADH जो है ये वाटर परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, और वाटर जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे फिल्ट्रेट अब डाउनवर्ड मूव करता जाएगा सो अल्टीमेटली इस फिल्ट्रेट में अब पानी जो है चूंकि काफी हद तक निकल चुका
चुका है और पानी उतना ही निकला है जितना हमारी बॉडी उसको कंजर्व करना चाहती है। और अब इस फिल्ट्रेट में यूरिया की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, सो यूरिया विल बी इन दी कंसनट्रेटेड फॉर्म। और जैसे जैसे जो है ये डाउनवर्ड मूव करता जाएगा तो वैसे वैसे जो हम देख सकते हैं इसमें से पानी निकलता जा रहा है और अल्टीमेटली इसमें सोल्यूट यानी मेनली यूरिया की मिकदार बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जो लास्ट पार्ट है इसमें यहाँ पर जो है एडीएच हार्मोन जो है वो ना सिर्फ वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है बल्कि साथ साथ यहाँ पर एडीएच जो है एक डिफरेंट काम कर रहा है। यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की जो लास्ट पोर्शन है इसमें एडीएच जो है वो इसकी जो वॉल्स हैं कलेक्टिंग डक्ट की इसको परमिएबल करता है टू यूरिया। यानी अब यहाँ से जो है यूरिया निकलकर जो है वो किडनी के इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। नो डाउट कि ह्यूमन वेस्ट में से या ह्यूमन यूरिन में से जो है यूरिया डेफिनेटली होगा, लेकिन यहाँ से कुछ यूरिया निकलकर जो है सिर्फ इस एरिया में, दैट इज द लास्ट पार्ट, यू कैन से द लास्ट पोर्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें से जो है वो यूरिया जो है वो निकल कर यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर किडनी की इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर जो यूरिया है उसकी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट जो हैं इनकी दीवारें जो हैं वो यूरिया के लिए परमेबल हो चुकी हैं ड्यू टू द एडीएच, ड्यू टू द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब जब यूरिया सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आएगा यानी इंटरस्टिशियम में आएगा तो ये यूरिया जो है ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पार्ट इनर मेडुला के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर यूरिया जो है, चूंकि यूरिया इज अ सोल्यूट पार्टिकल, सो यहाँ पर यूरिया की बढ़ती हुई मिकदार जो है इर्द गिर्द एनवायरनमेंट यानी इंटरस्टिशियम में सोल्यूट की मिकदार को बढ़ा देगी। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो इनर मेडुला में जो ओवरऑल या हम बात करें कि जो यूरिया है वो कितनी जो है वो इर्द गिर्द के सोल्यूशन को गाढ़ा करता है, तो तकरीबन 30 से 40% तक यूरिया जो है अपना रोल प्ले करता है। और यहाँ पर यूरिया इंटरस्टिशियम फ्लूइड को गाढ़ा करने में और भी मजीद गाढ़ा करने में रोल प्ले करता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जो कि सराउंडिंग सोल्यूशन या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को गाढ़ा करते हैं। सेम लाइक दैट यूरिया अपना फैक्टर जो है, या यूरिया अपना एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दे रहा है और कंट्रीब्यूटिंग पार्ट जो है परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर वो 30 से 40% सोल्यूशन को और गाढ़ा करेगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जितना सराउंडिंग में सोल्यूशन गाढ़ा होगा उतना ही डिसेंडिंग लिम्ब से पानी निकलेगा, यानी उतना ही मल्टीप्लिकेशन जो है वो होगी ऑफ द वाटर, यानी पानी का जो निकलना है वो और भी ज्यादा होगा फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम थ्रू द ऑस्मोसिस और द पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो अल्टीमेटली जो ह्यूमन यूरिन होगा जो कि कलेक्टिंग डक्ट से अपना जो नेक्स्ट पाथवे है वो उसका पेल्विस तक चला जाएगा। सो यहाँ पर जो यूरिन होगा इसने मैक्सिमम पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया है और इसमें से कुछ जो है हम कह सकते हैं कि यूरिया भी निकलकर किडनी इंटरस्टिशियम में चला गया है। ऑल दो कि अब जो यूरिन होगा इसमें पानी कम होगा और इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा होंगे। सो अब हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की समरी देखते हैं। सो द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट, thus inner medulla is highly concentrated with the presence of the urea and through a mechanism which is known as the counter current multiplier। so जैसे हमने बात की कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है किडनी का उसको फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेटेड रखा जाएगा, डेट इज ड्यू टू द सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ द यूरिया, दिस इनर मेडुला इज हाईली कंसंट्रेटेड। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो होता है ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू द किडनी एज इट पासेस डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले। सो जैसे हमने डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले में जिक्र किया था कि इसमें बेसिकली जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के जरिए जो है वो बाहर निकलेगा। सो आहिस्ता आहिस्ता फिल्ट्रेट में से जो है वो वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा थ्रू द ऑस्मोसिस एंड इट विल बी एंटर्ड इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगर असेंडिंग लिम्ब की, असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले की। जैसे मैंने आपको बताया था कि इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू मूव फ्रॉम द फिल्ट्रेट, यानी ये सिर्फ पानी को नहीं निकलने देता बल्कि ये डिफरेंट आयंस या सर्टन आयंस को जो है उसको ये निकलने देता है। दैट इज वाई इसकी जो वॉल्स हैं दीज आर परमिएबल टू आयंस बट आर इम्परमिएबल टू वाटर। सो यहाँ से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो निकलकर किडनी इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे ताकि जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है उसकी जो हाई कंसंट्रेशन है या उसकी जो कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट है उसको सस्टेन किया जा सके, बरकरार रखा जा सके।
नेक्स्ट अब हम हॉर्मोन्स का जिक्र करेंगे दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन। सो अब हम दो हार्मोन्स का जिक्र करते हैं। द फर्स्ट वन इज द एल्डोस्टेरोन एंड द सेकंड वन इज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन विच इज आल्सो कॉल्ड द एडीएच। So the active uptake of the sodium in the ascending limb or thick loop of the Henle is promoted by the action of the aldosterone, the hormone secreted from the adrenal gland. So सबसे पहले हम aldosterone हार्मोन की secretion देखते हैं। हमारी दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है। ऑन द टॉप ऑफ द किडनी इज अ ग्लैंड विच इज नोन एज द एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। आउटर पार्ट एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर पार्ट जो है वो एड्रिनल मेडुला कहलाता है। सो बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज द एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन जो है ये बेसिकली असेंडिंग लिम्ब में अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है और वहाँ पे बेसिकली ये प्रमोट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम एंड द क्लोराइड आयन फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब टू द किडनी इंटरस्टिशियम। और सेकेंडली हम जो दूसरे हार्मोन का जिक्र करेंगे विच इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मकसद होता है बेसिकली वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड इट विल एक्ट ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एज वेल एज द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। सो बेसिकली ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? इट विल बी रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब ये कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं लाइक द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। सो हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसके साथ एक ग्लैंड अटैच होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। सो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन लोब्स होते हैं लाइक द इंटीरियर वन, मीडियन एंड द पोस्टीरियर। सो एडीएच हार्मोन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से रिलीज होता है, वहां से सक्रीट होता है और फिर ये एक्ट करता है ऑन द डिस्टिल एज वेल एज ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। सो वहां पर जाकर ये एक्टिवली जो है ये वाटर को फिल्ट्रेट में से निकालकर किडनी में वापस भेज देता है। सो बेसिकली हमने दो हार्मोन्स देखे। एक हमने देखा एल्डोस्टेरोन जो कि बेसिकली असेंडिंग लिम्ब पे एक्ट कर रहा है और वहां से वो एक्टिवली जो है सोडियम आयंस को, मेनली सोडियम आयंस को जो है वो किडनी इंटरस्टिशियम में भेजता है। और सेकेंडली जो हार्मोन है, सेकेंड हार्मोन है वो एडीएच है जो कि बेसिकली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर को फिल्ट्रेट में से जो है दोबारा किडनी में भेज देता है इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एज वेल एज इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। तो अगर हम किडनी के फंक्शन को सम अप करें तो किडनी बेसिकली दो फंक्शन जिसके मेन फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। एक तो ये एक्ट करता है एज ए ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन और एज वेल एज इसका रोल है जी एक्सक्रीशन में, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है जिसकी मदद से ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। सो हम कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ द वेरिड कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर exhibit clearly that the kidney function as an osmoregulatory along with its excretory role of the nitrogenous waste। So basically हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं सो इन दैट केस हमारी किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगी, वो वाटर के अमाउंट को बैलेंस करेगी, वाटर को कम रीअब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम द फिल्ट्रेट। और अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं यानी पानी हमारी बॉडी में कम है किसी भी वजह से, सो तब हमारी किडनी जो है वो फिल्ट्रेट से मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी। और साथ साथ जो है इन केस ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन और इन केस ऑफ द डाइल्यूटेड यूरिन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिलीज करना जो है वो किडनी की फर्स्ट प्रायोरिटी आता है।